नमस्कार दोस्तों, टॉकिंग लाइफ विद रवि कौशल के नए शो में आपका स्वागत है। कल की डेवलपमेंट ये है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने जो सरकार की तरफ से सिफारिशें थी कि कॉन्ट्रैक्ट पर कुछ फसलों को ख़रीदा जाएगा गारंटीड रूप से, उसको नकार दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो पूरी मूव है वो एमएसपी की डिमांड को क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन तक लिमिट कर देने तक की है। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल ये भी है कि किसानों की जो कर्ज मुक्ति का सवाल है और किसान प्रॉस्पर कैसे होंगे, समृद्ध कैसे होंगे, वो लगातार बना हुआ है। इसी सब पे बात करने के लिए आज हैं हमारे साथ विकास रावल। विकास सर जेएनयू में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। विकास सर शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे विकास सर ये है कि बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है कि A2 प्लस FL का 50% और C2 प्लस 50% के बीच का जो MSP है उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? अगर आप बता सकते हैं कि ये जो दोनों MSP है वो किस तरीके से तय की गई हैं। देखिए, स्वामीनाथन कमीशन का जो रिकमेंडेशन था वो था कि MSP को जितना लागत है उससे 50% ऊपर रखना चाहिए। अब जो लागत है उसको मापने के सरकार के कई मापदंड रहते हैं। उसमें एक मापदंड है C2, जो कुल लागत जो है, सब चीज़ों का खर्चा अगर हम लगा लें तो उसको हम C2 कहते हैं। A2 वो होती है जो सिर्फ किसान बाज़ार से खरीदता है, उसमें अपनी लागत जो लगती है, अपना बीज, अपना खाद, अपनी मजदूरी, अपनी ज़मीन, अपनी जो है पूंजी, उसका जो है कीमत नहीं लगाई जाती है। A2 प्लस FL जो है वो A2 और फैमिली लेबर, मतलब जो आपने बाज़ार से खरीदा और अपने घर की मजदूरी, उतना उसमें शामिल होता है। आपकी अपनी पूंजी जो लगी, आपका अपना ट्रैक्टर लगा, आपकी ज़मीन लगी, उसका कोई हिसाब उसमें नहीं लगाया जाता है। तो ये जो अंतर है उसके कारण से अगर हम A2 प्लस FL को हम मापदंड बना करके MSP करते हैं तो वो C2 के मुकाबले काफ़ी कम रहता है। तो ये कितना हम कहें कि अंतर होता होगा? ये अंतर काफ़ी 20% के करीब होता है, पर क्या है कि ये अंतर उस स्थिति में जब पहले ही सरकारी आंकड़ों में कॉस्ट को कम आंका जाता है, तो फिर अगर आप उसमें C2 भी नहीं लेंगे तो A2 प्लस FL लेंगे तो वो और कम हो जाती है। तो उसके कारण से MSP जो है वो कम रहता है। लेकिन उससे बड़ी समस्या जो है, ये जो MSP है ये आज की तारीख में एक मात्र अनाउंसमेंट बन के रह गया है। सिर्फ धान और गेहूं ये दो फसलें हैं जिनकी कुछ राज्यों में 4, 5, 6 राज्य हैं जहां पर सरकारी खरीद होती है। उसके अलावा जो बाकी फसलें हैं, और धान और गेहूं भी जो बाकी जगह, बाकी राज्यों में, वो एक घोषणा भर रह गया है। सरकार कुछ भी घोषणा कर देती है कि इतना MSP हमने निश्चित किया है। वो MSP कुछ भी हो सकता है। असल में तो वो अगर C2 प्लस 50 भी कर दे, वो घोषणा करके उस घोषणा को लागू करने का जब तक आपके पास कोई तरीका नहीं है तब तक उस घोषणा का कोई अर्थ नहीं है। आप कह दीजिए कि जो है तुअर के दाम इतना हमने निश्चित किया, पर बाजार में अगर उसका दाम उससे आधा चल रहा है तो सरकार के पास कोई ऐसी नीति नहीं है कि उसको हम कैसे एनफोर्स करेंगे। तो ये जो बड़ी समस्या है कि MSP को लागू करने के लिए, MSP को एक मिनिमम प्राइस बनाने के लिए सरकार कोई पहल नहीं करती है। MSP की जो शुरुआत हुई 1960 के दशक में वो इसी रूप में हुई थी कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो एक ऐसा प्राइस होगा जिस पर सरकार, अगर किसी किसान को वो दाम नहीं मिल रहा है तो वो सरकार खरीद करेगी। ये उसकी अवधारणा थी, पर उसको कभी नहीं माना गया। किसान जो है हमेशा से इस बात के लिए बात उठाते रहे, लेकिन कभी नहीं माना। इसलिए अब किसानों ने ये मांग की है पिछले कुछ सालों में कि इसको एक कानूनी दर्जा दिया जाए, कि एक कानून हो कि इससे कम दाम पर किसान की फसल नहीं खरीदी जाएगी। तो समस्या है कि MSP आप सिर्फ एक घोषणा करते हैं, वो बस घोषणा मात्र है, एक जुमला है, आपने कह दिया कि इतना है, पर उसको कैसे आप निश्चित करेंगे कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की तरह से असल में उसका प्रयोग हो, वो अभी कोई उसका फ्रेमवर्क नहीं है। तो अब
सर एक जो चीज़ है जो बाकी लोग या बाकी अर्थशास्त्री कह रहे हैं, या मैं बाकियों से भी बात कर रहा था, तो इंडिया में, भारत में जो एवरेज मैं ये कहूँ कि लैंड होल्डिंग है वो 1.08 हेक्टेयर के लगभग की है ना, यानी 2 एकड़ से कुछ ज़्यादा की। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप C2+50 के हिसाब से भी MSP दे देते हैं तो एक परिवार की जो आमदनी होगी वो 14,000 समथिंग होगी। अब इसमें अगर उस परिवार के खर्चे को अगर हम फैक्टर इन करते हैं कि वो मतलब अपने बीमारियों पे भी खर्चा करेगा, वो बच्चों को पढ़ाई पे भी खर्चा करेगा, तो वो तो C2+50 से तो कहीं बात बन नहीं रही है। तो अगर उनको मिल भी जाता है तो फ़ायदा क्या होगा? नहीं, देखिए, ये थोड़ा उसका पहले उसका जो बेसिस है ना वो समझने की ज़रूरत है। देखिए, पहली बात तो हम ये कहें कि किसान को दिक्कत क्या है, किसान ये क्यों मांग कर रहा है। अगर हम किसानी को किसी दूसरे व्यवसाय से कंपेयर करें, मान लीजिए एक फैक्ट्री है जो टी शर्ट बनाती है। जब वो टी शर्ट बनाते हैं, उनको टी शर्ट बनाने का ऑर्डर मिला तो उनको पता है कि वो किस दाम पर बिकेगी। ठीक है, कोई भी चीज़ बनाता है, कोई एक बिजली की फैक्ट्री है जो स्विच बनाती है, वो स्विच किस रेट में बिकेगा उनको मालूम है। ठीक है, जब वो बनाएंगे वो इस रेट पर उनका ऑर्डर है, इस रेट पर वो बिकेगा। किसान के साथ क्या स्थिति है कि किसान जब फसल लगाता है तो उसको बिल्कुल मालूम नहीं होता कि जब फसल तैयार होगी, जब फसल कटेगी तो वो किस रेट में बिकेगी। और वो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर हो सकता है कि आलू जो है एक साल 50 रुपये क्विंटल, 50 रुपये किलो बिक रहा था या 30 रुपये किलो, दूसरे 2 रुपये किलो बिक रहा था। तो और किसान जो है वो एक बार लगा दिया फसल, उसमें लागत आपका खर्चा हो गया, बीज खाद लग गई, मजदूरी लग गई, रेट अगर गिर जाता है तो किसान कुछ नहीं कर सकता है। अब कोई बड़ा किसान है, कुछ इस तरह की फसल है जो कुछ समय तक स्टोर की जा सकती है, तो थोड़ा बहुत वो कर सकते हो, पर बहुत ज़्यादा किसान नहीं रख सकता है, क्योंकि एक तो उसकी पूंजी लगी हुई है, वो उसको अगली फसल लगानी है, उसके लिए पैसा चाहिए। और कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो ख़राब हो जाती हैं, उसको आप स्टोर करने की आपके पास स्थिति नहीं है। तो किसान जब फसल कटती है तो उसके हाथ बंधे होते हैं। अब उसको जो मांगो वो उस रेट पर बेचने के लिए मजबूर होता है। तो ये जो स्थिति है ये किसान को बहुत ही कमज़ोर स्थिति में ला देती है। तो पहली बात तो ये कि एक निश्चित कुछ मिनिमम बेंचमार्क तो होना चाहिए कि किसान को पता है कि भाई इतना तो कम से कम मिलेगा ही। मैं गेहूं लगाऊं या सरसों लगाऊं, ये डिसीजन लेने में मुझे कुछ तो पता हो कि गेहूं कितने में बिकेगा और सरसों कितने में बिकेगा। अब पिछले साल सरसों का रेट बढ़िया था, मैंने सरसों लगा ली, इस साल सरसों का रेट गिर गया। ये कैसे, कोई भी व्यवसाय हो तो वो व्यवसाय चल ही नहीं सकता है। अब वो किसान सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि उनके पास और कोई रोजगार नहीं है, तो मजबूरी है, इसलिए वो खेती कर रहे हैं। जबकि इसका दूसरा पहलू ये भी है कि खेती जो है वो देश की आज़ादी के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, सिर्फ खाद्य सुरक्षा के लिए नहीं, देश की अपनी आत्मनिर्भरता के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके लोगों के लिए आपके पास खाना हो। और इतनी बड़ी जनसंख्या हो जिस देश की है, वो आयात नहीं कर सकता है। आप कहें कि हम अपना गेहूं आयात करेंगे तो पूरे विश्व बाजार के गेहूं के दाम बढ़ जाएंगे। हाँ, और जब आपको ज़रूरत होगी तब आपको वो उतना अनाज मिलेगा ही नहीं। तो आपको अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए, अपनी राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के लिए ज़रूरी है कि आप अपना अनाज खुद उगाएं। और वो तब तक नहीं हो सकता है जब तक जो वो व्यवसाय कर रहा है, जो वो काम कर रहा है, उसको उसका मुनाफा मिले। तो ऐसे में सर, मतलब एक जो नेचुरल क्वेश्चन है कि जब ये बात आप समझ रहे हैं, जब आप ये बात हम समझ रहे हैं, तो क्या सरकारें ये बात नहीं समझ रही हैं? देखिए, सरकारें खूब समझ रही हैं। इसमें दो समस्याएं हैं। एक ये सवाल अगर हम लें कि भाई जब 1960 के दशक से ये बात थी कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य इस रूप में देंगे कि सरकारी खरीद करेगी, तो सरकार क्यों नहीं खरीद कर रही है? पिछले कुछ दशकों में क्या हुआ है कि ये जो नव उदारवादी नीतियाँ हैं, निजीकरण हुआ है और ट्रेड का लिबरलाइजेशन हुआ है, इसके कारण से खेती की लागत बहुत ज़्यादा बढ़ी है। बीज अब आप प्राइवेट कंपनियों से लेते हैं, पहले सरकार बीज देती थी आपको, लगभग मुफ्त बीज, आपको जो अच्छे बीज हैं वो सरकार मुफ्त में वितरण करती थी, किसान अपना उससे फिर और बीज बना करके अपना रखते थे और बेचते थे। अब जो है आपको निजी कंपनियों से बीज खरीदना होता है। खाद का दाम
सरकार ने अनियंत्रित कर दिया। पहले रेगुलेटेड होता था, अब सरकार सब्सिडी भी देती है और खाद कंपनियों को ये भी आज़ादी देती है कि वो जितना दाम चाहे किसान से ले सकते हैं। तो उनकी तो दोनों जेबें भरी जा रही हैं और किसान जो है वो आज इतना ज़्यादा रेट दे रहा है खाद के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जितना रेट है उससे भी ज़्यादा। तो इन सब के चलते खेती की लागत बहुत बढ़ी है और उस लागत बढ़ने के कारण क्या हुआ कि जो बाजार में फसलों का दाम है एक सामान्य स्थिति में भी वो भी लागत को कवर नहीं करता है। ठीक है, तो अगर आप MSP C2+50 करेंगे या A2+FL+50 भी करेंगे और उसको अगर हम उसकी गारंटी देते हैं तो वो मार्केट प्राइस से ज़्यादा है। और सरकार की समस्या है कि अब अगर हम कहेंगे कि हम सब खरीद करेंगे तो हमें बहुत सारा खरीदना पड़ेगा। ठीक है, पर समस्या है कि आप इस समस्या की जड़ जहाँ पर है उसको नहीं समझ रहे हैं। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब आप अगर इतना पैसा नहीं खर्च करेंगे तो किसान का शोषण कर करके आप कहें कि अनाज उगता रहे, वो भी ठीक नहीं है ना। तो समस्या जो है वो उदारीकरण की नीतियां जो थी वहाँ पर है। लागत जो इतनी बड़ी है उसको नियंत्रित करने की ज़रूरत है जिससे कि लागत कम रहे और बाज़ार में जो दाम है उस दाम पर किसान को सामान्यतः मुनाफा मिले। कभी ऐसा हो सकता है कि दाम गिर गया तो सरकार खरीद करे। सरकार को हमेशा सब कुछ खरीद करना संभव भी नहीं है और खरीद कर करके उसको ग्राहकों तक, जनता तक पहुंचाना भी संभव नहीं है। अगर सरकार हम कहें कि सब कुछ खरीद ले, एक तो है कि इतना पैसा लगेगा, पर खरीद करके उसको पहुंचाना भी संभव नहीं। तो ये बात तो कोई नहीं कह रहा है कि सरकार सब खरीद करे, पर समझने की जरूरत है कि ये जो सरकार कह रही है कि हमें सारा खरीदना पड़ेगा, वो समस्या क्यों है। वो समस्या इसलिए कि आपने नीचे निजीकरण कर दिया है और उस कारण से लागत जो है वो इतनी बढ़ गई है कि जो सरकार, जो बाजार का दाम है वो मुनाफा नहीं देता है। तो अगर आप अपनी सब्सिडी का रिजीम जो है उसको ठीक करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि उन सब्सिडीज़ का लाभ असल में किसानों को मिले, तो और आप निजीकरण नहीं करेंगे, आप जो है बीज, आपका ICR है, कृषि विज्ञान केंद्र है, वो बीज तैयार करके किसानों को अच्छे बीज दें अगर, तो ये स्थिति नहीं आएगी कि लागत इतनी ज़्यादा होगी। ये जो लागत इतनी ज़्यादा है, खाद के लिए भागना पड़ता है, वो आप खाद जो है सार्वजनिक क्षेत्र में उसका उत्पादन करवाइए और नियंत्रित दामों पर किसानों को मुहैया करवाइए, तो ये स्थिति आएगी नहीं। आप जो अभी MSP निश्चित कर रहे हैं उसी MSP पर वो C2+50 हो जाएगा क्योंकि आपकी C2 घट जाएगी। आप अपनी लागत को कम कर दीजिए। अगर लागत आप कम कर देते हैं, ये अभी पीछे अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, उन्होंने करण थापर के साथ इंटरव्यू में ये बात कही कि अगर हम ये करते हैं तो इससे महंगाई बढ़ जाएगी। अब महंगाई क्यों बढ़ जाएगी? महंगाई इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि आपके नीचे लागत बढ़ी है। आप उसका नियंत्रण अगर करते हैं तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। हम नहीं कह रहे हैं कि आप दाम बढ़ाइए, हम कह रहे हैं लागत कम कर दीजिए। अगर लागत आप कम कर देते हैं तो किसान को मुनाफा बढ़ेगा और आपकी महंगाई भी नहीं बढ़ेगी। और आप जो है मुनाफाखोरी जो बड़ी एग्री बिजनेस कंपनियां करती हैं, अडानी अंबानी, जिस रेट पर वो फसल खरीद रहे हैं और जिस रेट पर बेच रहे हैं उसका जो अंतर है, उसको अगर आप नियंत्रित करते हैं तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। तो आप ये जो फ्री मार्केट रिजीम है जिसमें जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, वो इन छोटे छोटे बहुत सारे किसान हैं। अब एक किसान अपने बल पर उनसे नहीं लड़ सकता है। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति का आप फायदा उठाते हैं जिसमें किसानों का शोषण होता है और उधर से जो बड़ी अनाज बेचने वाली, सब्जी फल बेचने वाली कंपनियां हैं वो बड़ा मुनाफा कमाती हैं और इधर खाद की कंपनी, बीज की कंपनी वो बड़ा बड़ा मुनाफा कमा रही हैं। तो अगर ये मुनाफाखोरी का आप नियंत्रण करते हैं तो महंगाई बढ़ने वाली समस्या नहीं रहेगी। तो ऐसे में सर एक जो चीज़ है ना, वो मतलब मैं किसान आंदोलन के दौरान कई जगहों पे गया और कई बार किसान जो है वो बार बार एक संगठन का नाम ले रहे थे कि हमें WTO की जो नीतियां थी या WTO के भारत के साथ जो करार थे उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। अब एक आम व्यक्ति को अगर आप समझाएं कि ये संगठन क्या है और बिहार के किसी
दूर दराज के इलाके में जो खेती करने वाला किसान है उस पर इसका कैसे असर पड़ा, तो आप क्या कहेंगे कि ये संगठन जो किस तरीके से काम विश्व व्यापार संगठन है उसका एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जो खेती का जो एग्रीमेंट है वो उसमें बहुत मूलभूत खामियां हैं। हाँ, एक तो बात ये है कि ट्रेड को आप लिबरलाइज करना चाहते हैं, उस दिशा में वो एक बड़ा कदम लिया गया फ्री ट्रेड की तरफ। उसमें किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस की गई, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो विकासशील या कम विकसित देश हैं, जो गरीब देश हैं, उनमें क्योंकि वो सरकारें इतनी अमीर नहीं थी, उनके पास इतना पैसा नहीं था, तो किसानों को जो सपोर्ट देते हैं वो विकसित देशों के मुकाबले बहुत कम है। अमेरिका देखिए, यूरोप देखिए, ऑस्ट्रेलिया देखिए, उनके मुकाबले इन देशों में सपोर्ट का स्तर बहुत कम था। अब उन्होंने क्या कहा कि जो विकसित देश हैं वो कुछ कम करेंगे, पर उनको जितना अलाउ किया वो विकासशील देशों को जितना अलाउ किया उससे ज़्यादा है। और किस तरह से कंट्रोल किया कि विकासशील देश जो हैं उनको एक डी मिनिमिस लिमिट कहा जाता है कि 1986 में जो दाम था, उस 86-87 में, उससे ऊपर आप अगर कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हैं या आप कोई सरकारी खर्चा करते हैं खेती के विकास के लिए, वो सारा खर्चा मिला करके फसलों की 1986-87 के दामों पर जो कीमत है उससे 3% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों 86-87 के दाम तो पता नहीं कहाँ जमीन के पास से आज आसमान पर छू रहे हैं। 86-87 के दाम पर अगर हम देखें तो आज की तारीख में सरकार किसी भी मूल्य पर एमएसपी पर खरीद कर ले, वो 3% से ऊपर चले जाएगा। तो इसलिए वो जो नियम हैं उनमें मूलभूत खामियां हैं और इस कारण से वो एक विश्व स्तर पर उस पर एक चर्चा हो रही है। दूसरा सवाल है कि क्या विकसित देशों और विकासशील देशों में बराबरी और कंपटीशन हो सकता है? ये समझने की जरूरत है कि नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? कि जैसा आप बता रहे थे कि भारत में एक औसत किसान के पास 2 एकड़ ज़मीन है, 1 हेक्टेयर के से थोड़ी ज़्यादा ज़मीन है। अमेरिका के औसत किसान के पास 600-700 हेक्टेयर ज़मीन है। बड़े किसान 10-10, 20-20, 25-25 हज़ार हेक्टेयर वाले ज़मीन है। तो अगर हम एक निश्चित प्रतिशत मुनाफे की बात करें, मान लीजिए हम कहें कि किसान को 10% मुनाफा मिलेगा या 20% मुनाफा मिलेगा, तो हमारा किसान तो भूखा मर जाएगा 20% मुनाफे पर। हम C2 + 50% की बात करते हैं। अगर 20% मुनाफा मिले तो किसान भूखा मर जाएगा, पर जिसके पास 10,000 हेक्टेयर ज़मीन है उसको अगर 20% मुनाफा मिले तो उसकी तो चांदी हो जाएगी। तो कैसे हमारा छोटा किसान उस बड़े किसान के साथ कंपटीशन कर सकता है? देखिए, कंपटीशन दूसरे क्षेत्रों में एक अलग बात है कि दूसरे क्षेत्रों में क्या है कि आप जितनी पूंजी लगाएंगे उतना उत्पादन आप बढ़ा सकते हैं। खेती में वैसा नहीं कर सकते, जमीन तो आपकी उतनी है। अगर मेरे पास 2 एकड़ जमीन है तो मैं अपना उत्पादन कुछ ही हद तक बढ़ा सकता हूँ, उससे आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ, मेरे को जमीन ही नहीं मिलेगी। तो आप ऐसा नहीं है कि कोई चीज में मुनाफा ज्यादा मिल रहा है तो आप ज्यादा जो है पूंजी लगा करके उसमें अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो भारत के किसान का जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ा सकता है। कनाडा के किसान का स्केल ऑफ प्रोडक्शन उससे 10,000 गुना ज़्यादा है। तो कैसे आप कंपटीशन करेंगे? ठीक है ना। तो एक तो ये बात है। दूसरा बात, कंपटीशन का मतलब क्या है कि अगर भारत का किसान अमेरिका के किसान से compete नहीं कर सकता है गेहूं बनाने में, तो क्या आप गेहूं का आयात करेंगे अमेरिका से? भारत की जितनी डिमांड है वो आयात पर निर्भर नहीं हो सकती है। आपको अपने ऊपर आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा अपना अनाज पैदा करने में, नहीं तो आपकी आत्मनिर्भरता, आपकी स्वयं प्रभुता सब कुछ खतरे में है। ठीक है ना। तो इसलिए उस कंपटीशन का कोई सवाल नहीं है। मतलब वही वाला दौर ना हो कि आप गेहूं सड़ा हुआ मंगा, आपको गेहूं नहीं मिलेगा ही नहीं, और आपको जिस रेट पर वो मिलेगा वो आज जो आप अपनी अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी को खत्म कर देते हैं तो आप पूरी तरह से उन पर निर्भर हो जाएंगे। तो वो स्थिति बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है हमारे लिए। तो कंपटीशन का सवाल ही नहीं है यहाँ। तो आपको अपनी जो है उत्पादकता बढ़ानी है, अपना खेती का विकास करना है, और वो स्थिति के लिए आपको निवेश करने की जरूरत है।
ठीक है ना। तो वो जो पूरा फ्रेमवर्क है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ का, वो गलत है, और इस कारण से अब वो एक तरह से बिखर भी गया है, क्योंकि अब जो है हम देश अपना नहीं मानते वो। देश नहीं मानते। हमारा जो भी खाद्य सुरक्षा कानून जो है उस पर ऑब्जेक्शन हुआ, हमने नहीं माना, हम अड़ गए कि नहीं हम नहीं मानेंगे इसको, ये हमारे लिए जरूरी है। वो ठीक था, तो क्योंकि उसमें इतनी खामियां हैं और उन खामियों को ठीक करने के लिए विकसित देश तैयार नहीं है, तो वो उसका ये रिजल्ट हुआ है कि वो विश्व व्यापार संघ एक तरह से बिखर रहा है, क्योंकि उसके कानून जो नियम है उनको कोई मानता ही नहीं है। सर, एक जो चीज़ इसमें है, जो किसान अक्सर अभी जो शंभू बॉर्डर से भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं या वैसे, वो बार बार अपनी चिंता ये जाहिर कर रहा है कि मतलब वो 3 महीना जो है लग कर अपनी मेहनत कर रहा है, लग कर उसमें जो है पूरा कर रहा है, और अचानक से एक रात बारिश होती है और पूरी फसल तबाह हो जाती है। अब वो ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, जिसकी बात अक्सर होती है, उससे मिल नहीं रहा है, उसे वो लाभ मिल ही नहीं रहा है, जिसकी हालांकि पैसे उसके अकाउंट से अपने आप कट जा रहे हैं कि 2000-3000 जो भी उसका प्रीमियम है, क्योंकि अगर उसने किसान क्रेडिट कार्ड लिया है तो उसको अनिवार्य रूप से वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेनी पड़ेगी, तो लेकिन उसको मिल तो रहा है नहीं। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या बीमा जो है ये क्वेश्चन को सुलझा सकता है, या इसमें रास्ता क्या निकलेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये समस्या बहुत महत्वपूर्ण है कि किसान जो है वो उसको इस तरह का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। इसके 2 तरीके हैं इसको देखने के। अगर हम देखें आज़ादी के बाद 60 के दशक के बाद, मुख्य हमारा जो पर्सपेक्टिव रहा है इसके बारे में वो ये रहा है कि खेती को सुरक्षित करने के लिए, किसानी को सुरक्षित करने के लिए सरकारी निवेश की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। सिंचाई की सुविधा, ड्रेनेज की सुविधा और वैज्ञानिक विकास इस तरह का करें कि किसान की जो वेदर पर जो निर्भरता है उसको थोड़ा सा प्रोटेक्शन हम दे सकें। सूखा पड़ने पर किसान के पास थोड़ी बहुत इरिगेशन की फैसिलिटी हो जिससे कि वो अपनी फसल को बचा सके। तो किस तरह से हम किसान को, खेती को सिक्योर करें, सिर्फ उसको बीमा से भरपाई कर देना उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो ये भी एक पहलू है। आजकल क्या है कि ये जो सुरक्षा की बात है, ये जो नुकसान की बात जब आती है तो सिर्फ बीमा की बात होती है। वो जो पहलू जो हम कमज़ोर कर दिए हैं, हमने वो जो निवेश हमें करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, वो एक बड़ी समस्या है। हाँ? और हम सिर्फ कह रहे हैं कि हम बीमा दे देंगे। हाँ? बीमा दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा वो एक अलग मुद्दा है, पर बीमा देना ये सुनिश्चित नहीं करता है कि आपका अनाज पैदा हो। हाँ? आपको अनाज पैदा करने के लिए जो करने की ज़रूरत है उसको सुरक्षित करने के लिए, आपके उत्पादन को सुरक्षित करने के लिए जो करने की ज़रूरत है वो भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो कहीं ना कहीं अभी जो आजकल इस मुद्दे पर चर्चा होती है उसमें वो पहलू खो जा रहा है, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो एक ज़रूरी पहलू है। जहाँ तक बीमे की बात है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, जो अभी मोदी सरकार आने के बाद आई है, उसमें एक बड़ी भारी खामी है। वो खामी ये है कि मोदी सरकार ने इसको प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दे दिया है। ये प्राइवेट कंपनियां जो हैं इनको एक बड़ा प्रीमियम का हिस्सा सरकार से मिलता है। ठीक है, किसान से एक थोड़ा सा हिस्सा मिलता है, उससे बड़ा हिस्सा सरकार से मिलता है। मैं एक बड़े साधारण उदाहरण से आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैं एक इंश्योरेंस कंपनी हूँ। हाँ, मेरी एक इंश्योरेंस कंपनी है, आप इंश्योरेंस एजेंट हैं। मैं आपको कहता हूँ कि आप जो है किसानों को एनरोल करके लाइए। हर एकड़ पर आपको किसान से 100 रुपया लेना है प्रीमियम। सरकार मुझे 500 रुपया देती है। मैं आपको हर किसान लाने पर 150 रुपया दूंगा। तो आप क्या करेंगे? आप अपनी जेब से 100 रुपया लगाएंगे? कोई भी किसान का आधार नंबर ये वो लगा करके मुझे एक लिस्ट दे देंगे कि 1000 किसान ये रहे जी, इतनी जमीन का बीमा हो गया और आप मुझे 150 रुपये दे दीजिए। आपको 50 रुपए का जो मुनाफा है वो बिना कुछ किए मिल गया। आपको किसी किसान के पास नहीं जाना है। उन किसानों को पता भी नहीं कि उनका बीमा हो गया। हाँ, मुझे जो है,
मैंने आपको 150 रुपए दिए, सरकार ने मुझे 500 दिए, 350 रुपए मैंने जेब में रखे, 50 रुपए आपने जेब में रखे, वो किसान अपने घर बैठा हुआ है। ठीक है, इसके कारण से जो पहले बीमा योजना थी वो बैंक्स के थ्रू दी जाती थी, अब बैंक हो गए साइड में। एक बहुत बड़ा हिस्सा बीमा के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो, जिनको हम नॉन लोनी फार्मर्स कहते हैं, वो हैं जिनका बैंकिंग सिस्टम से कोई कनेक्शन नहीं है, उनका किसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में नहीं है। ये जो सारा आंकड़ा है कि इतने लोगों को मोदी सरकार फसल बीमा योजना दे रही है, वो सारा आंकड़ा इन प्राइवेट कंपनियों का, इन इंश्योरेंस एजेंट्स का दिया हुआ है। उसमें से सच कितना है, झूठा कितना है, वो आप किसी भी तरह से उसको वेरीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, और मैंने जो आपको उदाहरण दिया उससे साफ पता लग रहा है कि आप जो है वो 50 रुपया कमाएंगे, मैं 350 रुपया कमाऊंगा, और कितने ही आधार नंबर आपको जितने चाहिए, आज बाजार में 5 रुपए में आधार नंबर मिल जाते हैं। आप इस तरह का फिक्टिशियस एनरोलमेंट आपको करना है, आपको आड़तियों के पास से लैंड रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे, आधार नंबर मिल जाएंगे, आपको जो चाहिए मिल जाएगा। आप भर भर के जो है एनरोलमेंट्स दिखा सकते हैं पीएम फसल बीमा योजना में, उससे किसी किसान को कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि किसान को तो पता भी नहीं है कि उनका बीमा हुआ है। तो ये जो है अभी जो हमारी फसल बीमा योजना है वो इस तरह से चल रही है, और कई जगहों पर इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं, इसकी न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं। पीछे राजस्थान में एक बड़ा संघर्ष चला था चूरू में कि फसल बीमा योजना का फायदा किसानों को मिले। तो ये जो स्थिति है, इन सब चीज़ों के कारण देखिए क्या हो रहा है, सरकार फसल बीमा योजना पर बहुत बड़ा खर्चा कर रही है। वो खर्चा सिर्फ इन कंपनियों की जेब भरने के लिए जा रहा है। सरकार न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पर खादों के लिए बड़ी सब्सिडी देती है, वो सिर्फ खाद कंपनियों की जेब भरने में जाता है। तो सवाल ये है कि जो सरकार खर्चा कर रही है वो सुनिश्चित करे कि वो किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने में जाए और किसान की लागत कम करने में जाए, तो ये समस्या सुलझ सकती है। तो ये जो बात कही जा रही है कि सरकार का इतना खर्चा होगा, सरकार को सारी खरीद करनी पड़ेगी और इससे महंगाई बढ़ेगी, ये सब बेफजूल की बातें हैं। अगर सरकार ठीक तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन करे तो ये न केवल संभव है, मुझे लगता है देश की खाद्य सुरक्षा के लिए, देश के किसानों की वेलफेयर के लिए, और इनफैक्ट देश की खुद की आत्मनिर्भरता के लिए सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण कदम है और इसको बिल्कुल करना चाहिए। शुक्रिया सर। तो ये थे विकास रावल, और हमें उम्मीद है कि आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। अगर किन्हीं सवालों के जवाब छूट गए हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि उनके भी जवाब आपको दिलवाएं। शुक्रिया।